हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने हिंदी मीडियम की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 14 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो भारत जनसंख्या संरचना से अपने संबंधित है। अब इस अध्याय के अंदर अपने लास्ट वीडियो के अंदर साक्षरता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें भारत का जो साक्षरता है उस साक्षरता का प्रतिरूप किया, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक किए। तो कुछ साक्षरता के आंकड़े भी आते हैं आगे अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में साक्षरता का कुछ रूप या साक्षरता की गणना जो है वो आती है। तो साक्षरता जो है भारत की, इस साक्षरता के अंदर वृद्धि कब हुई? तो 1961 से पहले देखा जाए तो वृद्धि जो है वो नाम मात्र की अपने जो साक्षरता है वो देखने को मिलती है। लेकिन 1961 के पश्चात तीव्र गति से साक्षरता में वृद्धि हुई। तो 1961 के बाद में तीव्र गति से वृद्धि हुई साक्षरता के अंदर, क्योंकि 1961 के बाद में धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो बढ़ने लग गई, या जो फैसिलिटी है सरकार ने नीतियां बनानी इस प्रकार से शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा साक्षरता जो है उस साक्षरता के बारे में लोगों को पता चलने लगा। अब साक्षरता की बात हो रही है तो 1961 के अंदर अगर साक्षरता की बात करें तो कुल अगर परसेंट देखा जाए तो 1961 के अंदर 28.30% जनसंख्या जो थी, कुल जनसंख्या में साक्षरता थी 28.30%। 28.30% जो है वो साक्षरता थी 1961 के अंदर। ये जो परसेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया 1961 के बाद में। और अब वर्तमान समय की अगर बात करें, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अपना वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में 2011 में अगर साक्षरता की बात की जाए, भारत की औसत साक्षरता तो औसत साक्षरता 74.04% है वर्तमान समय में अगर बात करें। तो लगभग पिछले 50 जो वर्ष हैं, लगभग जो पिछले 50 वर्ष हैं, उन 50 वर्षों में 3 गुनी वृद्धि हुई है साक्षरता में। यानी साक्षरता देखिए 1961 में कितनी है, 1961 के अंदर तो 28.30 है, और 50 वर्षों की बात करें 1961 के बाद 50 वर्ष, तो लगभग ये 50 वर्ष हो गए 2011 में। तो इन 50 वर्षों में अपने जो है 3 गुनी वृद्धि हो चुकी है, 28 से 74.04% पहुंच चुकी है। तो इसी प्रकार अपने जो है इसमें वृद्धि होती गई। अब पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता अब पुरुष साक्षरता 1961 में जो थी वो थी 40.40%, यानी 40.40% जो है पुरुष साक्षरता थी 1961 में। ये बढ़कर 2 गुनी, लगभग 2 गुनी हो गई थी 2011 में। 2011 में 82.40% के लगभग पहुंच गई थी ये। 82.40% जो है, नहीं 40 नहीं है, 82.14% जो है इस 14% पर पहुंच गई थी 2011 के अनुसार। देखा जाए भारत में कुल पुरुष साक्षरता जो है वो सन 2011 में 82.14% हो गई। ऐसे ही महिला साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता तो महिला साक्षरता 1961 की बात करें तो 1961 के अंदर अगर महिला साक्षरता देखी जाए तो महिला साक्षरता मिलती है 15.35% के लगभग, 35% मिलती है 1961 में। ऐसे ही अगर 2011 में बात करें तो 2011 में 65.46% जो है साक्षरता देखने को मिलती है महिला साक्षरता। तो देखिए ये धीरे धीरे जो है वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक विकास होना, राजनीतिक विकास होना, ये सारे जो कारक हैं वो साक्षरता की वृद्धि में जागरूक रहे। इसके अलावा सरकारी नीतियां, सामान्य जनता का या सामान्य जो जनता है उस जनता के अंदर इन सरकारी नीतियों के प्रति रुचि, तो ये सारी चीजें जो हैं वो साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर रही। अब इस साक्षरता के प्रतिरूप को देखते हुए
जो राज्यों के अनुसार साक्षरता जो है देखी जाती है भारत में, उसकी बात करेंगे आगे। तो राज्यों के अनुसार साक्षरता, तो देखिए अब साक्षरता में वृद्धि हो रही है, तो जो औसत साक्षरता है भारत की सन 2011 के अनुसार, उस औसत साक्षरता के अनुसार भारत के जो अपने राज्य हैं, उन राज्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है। उन राज्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है। अब दो वर्ग वो कौन कौन से हैं? राज्यों के अनुसार साक्षरता, तो राज्यों के अनुसार साक्षरता को देखा जाए तो इसको अपने जो भारत की सन 2011 के अनुसार औसत साक्षरता 74.04% के अनुसार भारतीय राज्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है, तो दो वर्गों के अनुसार इसे अपने विभाजित कर सकते हैं। दो वर्गों में, दो वर्ग कौन से होंगे? एक तो राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले, और एक है राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अपने राष्ट्रीय औसत से, यानी जो राष्ट्रीय औसत कितना है? 74.04% है। तो इसमें जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य शामिल होंगे। अब इसमें जो राज्य सर्वप्रथम आता है, जो सबसे पहले स्थान पे आता है राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले में, वो आता है केरल। केरल जो है ये सर्वोच्च स्थान पर है। केरल सर्वोच्च स्थान पर है, यानी प्रथम स्थान पर आता है ये केरला अपना। और केरला की जो साक्षरता है औसत, वो है 93.91%। 93.91% जो है वो केरल की अपने साक्षरता है। इसके बाद में अपने बात करें, लक्षद्वीप आता है दूसरे प्लेस पर। लक्षद्वीप जो है द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। लक्षद्वीप जो है वो द्वितीय स्थान पर आता है, और इसकी जो साक्षरता है वो है 92.2%। 92.2%। इसके बाद में आता है मिजोरम। मिजोरम तृतीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर। अब मिजोरम जो तृतीय स्थान पर आता है, इस मिजोरम की जो साक्षरता मिलती है वो मिलती है 91.58%। 91.58% जो है साक्षरता मिलती है मिजोरम में, तीसरे स्थान पर आता है। तो ये तो राष्ट्रीय औसत से अधिक वाले हैं। अब इस राष्ट्रीय औसत से अधिक वाले में अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर वाले, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले अगर राज्य देखे जाए, जिसमें प्रथम द्वितीय स्थान पर कौन से आते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो पूछा जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले पूछे जाएं तो उसमें पहले स्थान पर आता है लक्षद्वीप, प्रथम स्थान पर है केरल, द्वितीय स्थान पर है
केरल द्वितीय स्थान। यानी पुरुष साक्षरता में अगर बात करें तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पे और केरल द्वितीय स्थान पे। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप की देखें तो 96.11% मिलती है, केरला की मिलती है 96.10%, 96.10% मिलती है केरल की महिला पुरुष साक्षरता। इसके बाद में सर्वाधिक महिला साक्षरता जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल में, और केरल में पाई जाती है 92.00%, यानी 92% के लगभग जो है प्रतिशत अपने जनसंख्या मिलती है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक वाली मिलती है। वो महिला साक्षरता में प्रथम स्थान जो रखता है वो केरला रखता है। ये हो गई। इसके बाद में अब बात करेंगे अपने राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो इसमें अपने पहले जो स्थान पर जहां पर सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता जो पाई जाती है, सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता देखी जाए तो कहां मिलेगी सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता? तो सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता मिलेगी अपने बिहार में। बिहार जो है, बिहार तो सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है जिसमें अपने राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता मिलती है। कितना है? 63.82%, 2% जो है साक्षरता मिलती है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर जो है ये आता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपने साक्षरता मिलती है वो मिलती है 68.71%, 68.71% जम्मू मिलती है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 67.10%, राजस्थान में मिलती है 67.10%। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 70 पॉइंट कुछ समथिंग मिलती है, इसके 63% मध्य प्रदेश की मिलती है। यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 69.72% मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर साक्षरता का प्रतिशत। झारखंड की बात करें 67.63, झारखंड 67.63 आदि जो राज्य हैं, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में 73.45%, अरुणाचल प्रदेश 67%, असम 73.16%। तो ये वो राज्य हैं जिनके अंदर राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता मिलती है। अब कम पुरुष साक्षरता वाले राज्य की बात करें, कम पुरुष साक्षरता, तो अब कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता सबसे कम कहां है? ये राष्ट्रीय औसत से कम कहां है? बिहार में है। तो सर्वाधिक अपने पुरुष साक्षरता कम कहां मिलेगी? बिहार में मिलेगी। तो बिहार में पुरुष साक्षरता मिलती है 73.5% जो है कम पुरुष साक्षरता बिहार की 73.5। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 73.69%, अरुणाचल प्रदेश 73.69% मिलती है अरुणाचल प्रदेश में अपने कम साक्षरता मिलती है। इसके बाद में कम महिला साक्षरता, कम महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक कम महिला साक्षरता जो मिलती है वो मिलती है राजस्थान में। राजस्थान में मिलती है 55.70%, 55 नहीं है, राजस्थान में मिलती है 52.70%, राजस्थान में 52.70% मिलती है। राजस्थान के बाद अगला आता है अपने बिहार के अंदर मिलती है 53.30, बिहार में मिलती है 53.30%। तो इस प्रकार से ये जो है साक्षरता का प्रतिशत जो है अपने देखने को मिलता है भारत में। इसी प्रकार जो है साक्षरता का अपने वर्गीकरण किया हुआ है।
तो अपने यहाँ पे जाना, अभी भारत की औसत साक्षरता कितनी है, 74.04% है। राष्ट्रीय औसत से अधिक देखा जाए तो प्रथम स्थान के ऊपर केरल आता है, उसके बाद में अपने द्वितीय स्थान पर लक्षद्वीप, तीसरे स्थान पर मिजोरम आता है। केरल की जो अपने साक्षरता देखी जाए, कुल साक्षरता तो 93.9%, 1% मिलती है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के अंदर अपने 92.2% मिलती है। मिजोरम की बात करें तो 91.58% मिलती है। तो राष्ट्रीय औसत से कम वाले जो है बिहार आ गया, जिसमें 63 पॉइंट के लगभग अपने मिलती है। जम्मू कश्मीर में 68 पॉइंट कुछ समथिंग मिलती है। अपने एमपी जो है 70.63, राजस्थान 67.10% जो है। तो कम पुरुष साक्षरता जो है बिहार में मिलती है, कितनी मिलती है, 73.5%। कम महिला साक्षरता राजस्थान में मिलती है, 52.70%। तो ये जो है अपने साक्षरता के प्रतिरूप है। अब आगे जो आता है वो आएगा साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप, साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप। अब साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या है? सबसे बड़ी बात यह आती है भाई, साक्षरता जो है, इस साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या है? तो देखिए, साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है वो 1962 के बाद में काफी तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, या काफी तेजी से इसकी वृद्धि हुई 1961 के बाद। तो अब ये साक्षरता जो है वो बढ़ती रही। अब इस बढ़ती साक्षरता के साथ भी जो भौगोलिक रूप से अगर इसका क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाए तो उससे अपने ये स्पष्ट होता है कि साक्षरता में तीव्र वृद्धि तो हुई, लेकिन तीव्र वृद्धि का जो अपने क्षेत्रीय स्वरूप मिलता है वो असमान मिलता है। असमान क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, अपने साक्षरता को देखा जाए तो साक्षरता का जो क्षेत्रीय प्रतिरूप है उसका विश्लेषण इसके जो भौगोलिक कारण है ना, उन भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। अगर आप देखें तो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में तथा आंतरिक भाग की अपेक्षा जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्रों में उच्च साक्षरता दर मिलती है। कारण क्या है? देखिए, जो दक्षिण के भाग हैं या अपने तटीय जो क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों के अंदर ब्रिटिश काल के अंदर ही तो शिक्षा का प्रसार शुरू हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जब भी नीतियां बनी तो नीतियां बनने के कारण वहां पर ब्रिटिश केंद्र थे, और ब्रिटिश केंद्रों के कारण वहां पर सर्वप्रथम जो नीतियां चली या अपने विद्यालय शुरू किए गए, स्कूल शुरू किए गए, उच्च संस्थान शुरू किए गए, तो वो वहीं से शुरू हुए। तो उस वजह से वहां के लोगों के अंदर साक्षरता प्रतिशत ज्यादा मिलता है और उत्तर का जो लोग है वहां पे कम मिलता है। तटीय क्षेत्रों के पास में, क्योंकि तटीय क्षेत्रों पे आके वो रुके थे, वहीं से आवागमन होता था सारा, तो वहां पर सुविधाएं जो थी वो बढ़ाने के लिए वहां पर सुविधाएं दी गई, तो उस वजह से वहां पे ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप आता है, इसका जो भौगोलिक वितरण है वो भौगोलिक वितरण अलग अलग मिलता है। भारतीय समाज के अनुरूप देखा जाए तो ये सारा सिस्टम जो है वो ब्रिटिश के काल में शुरू हुई थी शिक्षा, जिस वजह से दक्षिण भारत के लोगों के अंदर ज्यादा प्रचलन बढ़ गया और उत्तर भारत के जो लोग हैं वहां पे कम शिक्षा का प्रचलन हुआ। आंतरिक भाग की अपेक्षा जो तटीय क्षेत्र है वहां पे शिक्षा का ज्यादा प्रसार हुआ, क्योंकि तटीय क्षेत्र उनके उपनिवेश रहे ज्यादातर, और वहीं से वर्क जो है चलता रहा व्यापार वगैरह का, तो इस वजह से वहां पर उच्च साक्षरता दर मिलती है। तो इस प्रकार से साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप आता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो भाषाई वर्ग आते हैं। भाषाई वर्ग मतलब ये होता है, भाषाई वर्ग यानी भाषा के आधार पर वर्ग जो है वो कैसे पाए जाते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए कई राज्यों का गठन किया गया, यानी विभिन्न राज्य जो है उनका गठन किया गया, और इससे जो अपने विभिन्न भाषाओं का जो भौगोलिक वितरण है उस भौगोलिक वितरण को एक नया प्रारूप भी मिला। तो भारत जो है वो एक भाषाई विविधता का देश है, यानी यहाँ पे क्या है, अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। कहते हैं अभी भारत के अंदर हर 100 कोस पर भाषा का जो परिवर्तन है वो स्टार्ट हो जाता है। भाषा का परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। आप 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाओगे, यानी अपने प्लेस से 100 किलोमीटर किसी प्लेस पर गए तो उस प्लेस के ऊपर आपको और उस भाषा के अंदर काफी थोड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा।
तो अपने क्या है, विविधताएं जो है भाषाई रूप में बहुत ज्यादा मिलती है भारत में। मिलने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए भारत में बहुत सी प्रकार की भाषाएं मिलती है, विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं उन जातियों का आवागमन केंद्र रहा, विभिन्न धर्मों का जन्म स्थल रहा ये भारत देश जो है अपना। तो अब ये जो धर्म हुए, विभिन्न धर्म हुए, विभिन्न जो समुदाय आए, विभिन्न जातियां जो है आकर भारत में बसी, तो उन जातियों का जो भाषाएं थी, उन भाषाओं के कारण जो है अपने काफी विविधताएं देखने को मिलती। एक विदेशी विद्वान थे गियर्सन। तो गियर्सन जो है वो कहते हैं भी 1903 से 1928 तक, 1903 से 1928 का जो टाइम था, 1903 से 1928 में तक देश में एक सर्वेक्षण किया गया। यानी ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में एक सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण में भारत में 197 भाषाएं, 197 भाषाएं तथा 544 उपबोलियां जो हैं वो देखने को मिली। यानी ये कौन कहते हैं, ये गियर्सन कहते हैं, गियर्सन। तो विद्वान थे एक ये गियर्सन। तो गियर्सन बोलते हैं ये बात भी 1903 से 1928 के बीच में भारत में एक सर्वेक्षण किया गया या एक सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की 197 भाषाएं मिलती हैं और 544 के लगभग बोलियां, उपबोलियां जो है वो मिलती है। अब इसके बाद 1961 में भारतीय जो जनगणना विभाग था, उस जनगणना विभाग ने जब जनगणना की और उसका जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में उनके पास आंकड़े आए, तो उस आंकड़े के अंदर लगभग 1961 के अंदर 1018 विभिन्न भाषाएं एवं बोलियों के बारे में पता लगाया। तो अब भारतीय जो संविधान है वो बना, तो उस समय भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं जो थी उन्हें अनुसूचित किया गया। अब भारतीय जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को उनकी बोली या उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी भारतीय भाषाओं को उनकी बोली व उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। विभाजित किया जाता है इसमें, पहला जो वर्ग आता है उसकी बात करें तो देखिए पहला वर्ग जो है वो इंडो यूरोपियन। सेकंड आता है द्राविडियन। दूसरा है वो अपने द्राविडियन है। तीसरा है साइनो तिब्बतन। यानी साइनो तिब्बतन जो है वो आता तीसरा। चौथा जो है वो आ जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। चौथा आ जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। जो है वो आ जाएगा। अब ये जो 4 वर्ग हैं, इन 4 वर्गों में भाषा को बांटा जाता है भारत। अब देश की 98% अगर भाषा की बात करें, यानी देश की 98% भाषा, 98% भाषा इन दोनों समूहों से संबंधित है। यानी 98% भाषा भारत की, 98% भाषा की बात हो रही है
जो प्रथम दो समूह है, जो इंडो यूरोपियन और द्राविडियन है ना, ये इंडो यूरोपियन और द्राविडियन जो है, इनसे अपने 98% भाषाएं अपने भारत की प्रथम दो समूह जो है, इन प्रथम दो समूहों से संबंध रखती हैं। अब समय समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता गया, उस समय के साथ भाषाओं में जो सापेक्षिक महत्व है, उस सापेक्षिक महत्व में भी परिवर्तन होता गया। अगर 9वीं शताब्दी की बात करें तो 9वीं शताब्दी के अंदर सारा जो वर्ग है, या आम तौर की जो भाषा देखी जाए, आम बोलचाल की, वो भाषा आती है संस्कृत। यानी 19वीं शताब्दी के अंदर आम जो प्रशासकीय भाषा है, आम बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा के अंदर अगर देखा जाए तो वो संस्कृत थी 9वीं शताब्दी में। तो 9वीं शताब्दी में इसे प्रशासकीय भाषा का पद भी ग्रहण था। लेकिन उत्तर भारत में अब अगर इसको देखा जाए तो उत्तर भारत में अब के समय के बाद, यानी अब वर्तमान में अगर बात देखी जाए उत्तर भारत में, तो ये तो अब जो है न के बराबर जो है व्यवहार में आती है। यानी बहुत कम लोग जो है वो संस्कृत भाषा को जानते हैं उत्तर भारत के अंदर। और संस्कृत भाषा जो है ना, इस संस्कृत भाषा को ही सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। ये सभी भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत से ही इसकी जननी हुई है। इसके बाद में देखिए 19वीं शताब्दी के बाद में मुस्लिम काल आता है, और मुस्लिम काल के अंदर उर्दू और जो फारसी भाषा है उसका महत्व बढ़ जाता है। उर्दू और फारसी को प्रशासकीय भाषा या राज्य की भाषा जो है वो बनाकर पेश किया जाता है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिश काल आता है, तो उस समय ब्रिटिश काल के अंदर जो अंग्रेजी भाषा है, उस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ जाता है, और अंग्रेजी भाषा को प्रशासकीय भाषा बनाकर उसका परिणाम जो है वो लागू किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद में बात करें तो हिंदी जो है वो भी लोकप्रिय भाषा बन गई, और राष्ट्रभाषा जो है उसके रूप में बोली जाने लग गई, जानी जाने लग गई, समझी जाने लग गई।